हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एक्समार्ट स्टडी 2.0। साथियों, आज की इस क्लास में भारतीय संविधान के टॉप 111 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करेंगे जो कि परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है और आप पेपर में इन क्वेश्चनों को स्किप कर देते हैं, यानी छोड़ देते हैं, नहीं बना पाते हैं। तो आज का ये वीडियो कंप्लीट देख लीजिए। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप एक स्टूडेंट है जो सरकारी नौकरी की चाह रख रहे हैं, तो आज इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा बिना स्किप किए हुए। तो चलिए बिना देरी किए हम लोग क्लास को शुरू करेंगे। उससे पहले साथियों एक क्वेश्चन है आपके लिए होमवर्क के तौर पे। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए कि मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। यह होमवर्क का क्वेश्चन है आपका, सभी साथियों को कमेंट कर देना है। तो सभी लोग कमेंट कर दीजिए कि मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। तो चलिए बिना देरी किए क्लास शुरू करेंगे, देखते हैं क्वेश्चंस। साथियों आगे बढ़ने से पहले प्लीज आप लोग सभी साथी क्लास को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है। अगर आपको क्लास अच्छा लगे तो अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा। आप में से कोई भी साथी नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। देखिए चैनल के अंदर मैंने बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्लासेस करवाए हैं, महत्वपूर्ण अनुच्छेद का सेपरेट वीडियो, इसके अलावा संविधान संशोधन, इसके अलावा संविधान के टॉप 500 क्वेश्चन का एक निचोड़, संविधान का पूरा निचोड़ 500 MCQ क्वेश्चन है उसमें, उस वीडियो को आप लोग जरूर देख लेना। एक ही वीडियो में 500 क्वेश्चन आपको करवाए हैं, आपका सारा क्वेश्चन वहीं से बनने वाला है। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उस वीडियो को जरूर देख लेना। और आज का ये जो क्लास है स्किपेबल क्वेश्चंस का है, जो कि आप क्वेश्चन जो है साथियों पेपर में स्किप कर देते हैं। देखिए क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के जजों का वेतन किससे आहरित होता है। तो देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी हाल ही में SSC CGL का जो पेपर हुआ था उसमें भी पूछा था, CRPF ट्रेड्समैन का जो पेपर हुआ था उसमें भी पूछा था। तो देखिए सर्वोच्च न्यायालय के जजों का जो वेतन है वो किससे आहरित होता है। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा संचित निधि के द्वारा। साथियों संचित निधि जो कि संसद देती है ना, संसद के द्वारा संचित निधि दिया जाता है। देखिए केवल सर्वोच्च न्यायालय के जजों को ही नहीं बल्कि भारत के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यों के मुख्यमंत्री, राज्यपाल, इन सभी को जो वेतन दिया जाता है वो संचित निधि के द्वारा, संसद के द्वारा दिया जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, और अगला क्वेश्चन देखते हैं, न्यायिक पुनर्विलोकन का अधिकार किसे है। तो देखिए न्यायिक पुनर्विलोकन का अधिकार ये उच्चतम न्यायालय को है साथियों, सुप्रीम कोर्ट को, याद रखिएगा। एक चीज आपको यहाँ याद रखना है कि ये जो न्यायिक पुनर्विलोकन का अधिकार है ये भारतीय संविधान में किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया है। तो साथियों अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछे तो याद रखना अमेरिका के संविधान से। अगला क्वेश्चन है, भारत में न्यायपालिका का स्वरूप कैसा है। तो देखिए भारत में जो न्यायपालिका है उसका स्वरूप है साथियों एकीकृत, याद रखिए, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट, या देखिए भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी CAG कैग की रिपोर्ट की समीक्षा करने वाली संसदीय समिति कौन सी होती है। तो याद रखिएगा साथियों लोक लेखा समिति। देखिए बात करें अगर भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करते हैं तो भारत के राष्ट्रपति करते हैं, और इसका प्रावधान संविधान के कौन से अनुच्छेद में किया गया है। याद रखिएगा अनुच्छेद 148। देखिए 148 से, अनुच्छेद 148 से 151 में केवल भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के बारे में बताया गया है, और जिसका प्रावधान संविधान के भाग 5 में है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा लोक लेखा समिति। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं। तो देखिए लोकसभा समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं, तो याद रखिएगा साथियों 22, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, किस समिति को स्थायी मित व्ययता समिति भी कहा जाता है। तो याद रखिएगा किस समिति को स्थायी मित व्ययता समिति भी कहा जाता है। तो याद रखना है आपको प्राक्कलन समिति को। और देखिए प्राक्कलन समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं, तो 30 सदस्य होते हैं, अध्यक्ष को लेकर, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने का अधिकार किसके पास है। तो देखिए भारत में उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या को बढ़ाने और घटाने का अधिकार जो है ये भारत की संसद के पास है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। वर्तमान में उच्चतम न्यायालय में यानी सुप्रीम कोर्ट में कितने जज हैं, तो याद रखिएगा 33 और एक मुख्य न्यायाधीश, टोटल मिलाकर 34 है ना, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी। तो साथियों देखिए पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1916 ईस्वी में हुई थी, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। भारत का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय कौन सा है। तो याद रखिए भारत का सबसे बड़ा जो उच्च न्यायालय है वो कौन सा है। तो देखिए राइट आंसर हो जाएगा इलाहाबाद उच्च न्यायालय। यहाँ पर एक चीज़ आपको याद रखना है, अगर आपसे क्वेश्चन ऐसा पूछे कि भारत का सबसे बड़ा आधिकारिक उच्च न्यायालय कौन सा है, तो फिर आपका राइट आंसर होगा गुवाहाटी उच्च न्यायालय। ठीक है, ये दोनों बातें याद रखना। और सबसे बड़ा पूछे तो इलाहाबाद उच्च न्यायालय। अगला है,
किन राज्यों में साझा उच्च न्यायालय है, यानी कौन सा राज्य है जिनका केवल एक ही उच्च न्यायालय है, साझा उच्च न्यायालय, यानी दो राज्यों का एक उच्च न्यायालय। तो देखिए राइट आंसर होगा महाराष्ट्र व गोवा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, दोनों का ही उच्च न्यायालय मुंबई में स्थित है। अगला है छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो याद रखिए छत्तीसगढ़ का उच्च न्यायालय साथियों बिलासपुर में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए। उच्च न्यायालय से क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा अभियों के एग्जाम में पूछा जा रहा है कि उस राज्य का उच्च न्यायालय कहाँ है। जैसे कि उत्तराखंड का उच्च न्यायालय कहाँ पर स्थित है? तो याद रखिए उत्तराखंड का जो उच्च न्यायालय है वो साथियों नैनीताल में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए। अगला है मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो देखिए मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय जबलपुर में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है केरल का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और देखिए आपको याद रखना है साथियों कि केरल का जो उच्च न्यायालय है वो कहाँ पर स्थित है? तो एर्नाकुलम में। ऑप्शन नंबर सी। अगला है उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो देखिए उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है? तो राज्य का राज्यपाल। ऑप्शन नंबर ए। उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को घटाने या बढ़ाने का अधिकार किसे दिया गया है? तो याद रखिएगा राइट आंसर हो जाएगा संसद को। ऑप्शन नंबर डी। देखिए उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पद पर नियुक्त होने वाली प्रथम महिला कौन थी? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो साथियों याद रखिएगा लीला सेठ। ऑप्शन नंबर सी। और यहाँ पर फातिमा बीबी जो आपको दिख रहा है ना साथियों, ये सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट की मुख्य न्यायाधीश बनने वाली पहली महिला है, याद रखना। अगला क्वेश्चन है राज्यों के गवर्नर संविधान के अंतर्गत किसके प्रति अपने आचरण के लिए उत्तरदायी होते हैं? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा राष्ट्रपति के प्रति। देखिए राज्यों के जो गवर्नर यानी राज्यपाल होते हैं वो संविधान के अंतर्गत किसके प्रति अपने आचरण के लिए उत्तरदायी होते हैं? तो राष्ट्रपति के प्रति। अगला है राज्यपाल सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया के समतुल्य है, यह किसका कथन है? यानी इस कथन को किसने कहा था? तो देखिए याद रखना है साथियों सरोजिनी नायडू ने। देखिए सरोजिनी नायडू जो कि साथियों आपको पता होगा कि भारत की पहली महिला राज्यपाल थी और किस राज्य की बनी थी? तो उत्तर प्रदेश की। अगला क्वेश्चन है गवर्नर द्वारा जारी किया गया अध्यादेश किसके द्वारा मंजूर किया जाता है? यानी राज्यों के जो राज्यपाल होते हैं और वो जो अध्यादेश जारी करते हैं वो किसके द्वारा मंजूर किया जाता है? तो याद रखिएगा विधानमंडल के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी। राज्यपाल द्वारा जारी किए गए अध्यादेशों पर कौन सी कार्यवाही आवश्यक होती है? तो देखिए राज्यपाल जो अध्यादेश जारी करते हैं उस पर राज्य विधानमंडल की स्वीकृति जो है ये साथियों बिल्कुल आवश्यक होती है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला है राज्यपाल द्वारा जारी किए गए अध्यादेश कितने समय में स्वतः समाप्त हो जाता है? ध्यान दीजिएगा राज्यपाल द्वारा जो अध्यादेश जारी किया जाता है वह खुद ब खुद कितने समय के बाद समाप्त हो जाता है? तो 6 सप्ताह के बाद, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक में राज्य का प्रतिनिधित्व कौन करता है? तो देखिए राइट आंसर होगा साथियों मुख्यमंत्री। ऑप्शन नंबर ए। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो देखिए बिहार राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री के बारे में पूछ लिया जाता है एग्जाम्स में, तो याद रखिए डॉक्टर कृष्ण सिंह जी जो कि बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे। देखिए किसको समाप्त किया जा सकता है परंतु भंग नहीं किया जा सकता? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो याद रखिएगा विधान परिषद, देखिए विधान परिषद को साथियों समाप्त तो किया जा सकता है लेकिन भंग नहीं किया जा सकता है। याद रखिए ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप सभी साथियों को याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है राज्य के विधान परिषद में कितने सदस्य विधानसभा द्वारा चुने जाते हैं? तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 1/3 सदस्य। ऑप्शन नंबर बी। विधानसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको देता है? याद रखिएगा विधानसभा अध्यक्ष जो होते हैं वो अपना त्यागपत्र विधानसभा के उपाध्यक्ष को देता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है साथियों। अगला है भारत सरकार का प्रमुख विधि अधिकारी कौन होता है? तो देखिए भारत सरकार के प्रमुख विधि अधिकारी कौन होता है? तो याद रखिएगा भारत के महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, जो कि अभी 16वें अटॉर्नी जनरल कौन है? तो याद रखिएगा आर वेंकट रमनी। और साथियों भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है? तो अनुच्छेद 76 के अंतर्गत। याद रखिएगा देखिए आर्टिकल 75 में प्रधानमंत्री की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करता है और साथियों अनुच्छेद 76 में भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन लोकसभा की कार्यवाहियों में भाग तो ले सकता है परंतु मतदान नहीं कर सकता है? तो देखिए राइट आंसर हो जाएगा अटॉर्नी जनरल यानी भारत के महान्यायवादी, ठीक है।
लोकसभा का सचिवालय सीधे नियंत्रित होता है किसके द्वारा? तो देखिए लोकसभा का जो सचिवालय होता है वो सीधे लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा नियंत्रित होता है, यानी स्पीकर, याद रखना, ठीक है। जैसे कि अभी वर्तमान में लोकसभा के 17वें अध्यक्ष कौन हैं? तो ओम बिरला जी, याद रखना, ओम बिरला, जो कि अभी वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष हैं। अगला है भारतीय गणराज्य में वास्तविक कार्यपालिका प्राधिकरण निम्नलिखित में से किसके पास होता है? तो देखिए भारतीय गणराज्य में वास्तविक कार्यपालिका प्राधिकार निम्नलिखित में से किसके पास होता है? तो याद रखिए मंत्री परिषद के पास, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है राज्यसभा द्वारा लोकसभा को धन विधेयक कितने समय में लौटा दिए जाने चाहिए? साथियों याद रखिएगा 14 दिनों में, ऑप्शन नंबर डी। भारतीय संसद के कितने सदन हैं? तो देखिए भारतीय संसद के तो केवल 2 ही सदन हैं, एक आपका लोकसभा और एक राज्यसभा, ठीक है। उसमें से लोकसभा ये जो निम्न सभा है और राज्यसभा उच्च सभा है। अगला क्वेश्चन है भारत की नागरिकता निम्नलिखित में से किस प्रकार की जा सकती है? तो देखिए भारत की नागरिकता आप जो है साथियों जन्म से, देशीयकरण से और वंशानुक्रम से प्राप्त कर सकते हैं। ये सभी राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर आपको एक चीज़ याद रखना है कि भारतीय संविधान में नागरिकता से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो अनुच्छेद 5 से 11, याद रखना। अगला है झारखंड राज्य का गठन कब हुआ? तो देखिए झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था? तो 15 नवंबर सन 2000 को, याद रखिएगा 15 नवंबर 2000 को झारखंड राज्य जो है ये कहाँ से अलग हुआ था? तो साथियों बिहार से अलग हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? तो याद रखिएगा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? तो अनुच्छेद 110 में, ऑप्शन नंबर सी। अगला है भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है? तो याद रखिए साथियों काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये भी, राइट आंसर होगा 5वीं, है ना, 5वीं अनुसूची में। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? तो याद रखिएगा देखिए भारत की उद्देशिका में समाजवादी, प्रभुत्व संपन्न और पंथ निरपेक्ष ये तीनों शब्द हैं, लेकिन लोक कल्याण ये शब्द नहीं है। राइट आएगा ऑप्शन नंबर सी। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो देखिए प्रारूप, मसौदा, मसविरा समिति जो आप बोलो, राइट आंसर हो जाएगा BR अम्बेडकर, डॉक्टर BR अम्बेडकर इसके अध्यक्ष थे। संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? तो देखिए राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू जी ने रखा था। भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रोत्साहन देना सन्निहित है किसमें? तो देखिए भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रोत्साहन देना किसमें सन्निहित है? तो याद रखिएगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। साथियों राज्य का नीति निर्देशक तत्व जो कि संविधान के भाग 4 में वर्णित है, और याद रखिएगा अनुच्छेद 36 से 51 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में बताया गया है। और एक चीज़ याद रखिएगा, ये जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं ये आयरलैंड के संविधान से भारतीय संविधान में जोड़ा गया है। अगला है भारत का सॉलिसिटर जनरल कौन होता है? तो देखिए भारत का जो सॉलिसिटर जनरल होता है वो एक प्रशासनिक अधिकारी होता है, करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला है राज्यपाल, राज्य में किसका प्रतिनिधि होता है या प्रतिनिधित्व करता है? तो देखिए राज्यपाल जो होते हैं राज्य में साथियों याद रखिएगा राष्ट्रपति का प्रतिनिधि होता है, ऑप्शन नंबर ए। अगला है राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? तो ध्यान दीजिएगा राज्य की जो कार्यपालिका शक्ति होती है वो साथियों राज्यपाल में निहित होती है, ऑप्शन नंबर डी। निम्न में से किसको हटाने का प्रावधान संविधान में नहीं है? तो याद रखिएगा गवर्नर यानी राज्यपाल। राज्यपाल को हटाने का कहीं भी उल्लेख भारत के संविधान में नहीं किया गया है। अगला क्वेश्चन है सर्वोच्च न्यायालय किस संस्था का निरीक्षण कर सकता है? तो देखिए सर्वोच्च न्यायालय जो है साथियों देखिए अधीनस्थ न्यायालय की निरीक्षण कर सकता है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। योजना आयोग एक क्या है? तो देखिए योजना आयोग जो है ये एक असंवैधानिक निकाय है साथियों, याद रखना, ऑप्शन नंबर बी असंवैधानिक निकाय। अगला क्वेश्चन है केंद्र और राज्यों के बीच धन के बंटवारे के संबंध में कौन राय देता है? तो याद रखिएगा केंद्र और राज्य के बीच धन के बंटवारे के संबंध में कौन राय देता है? तो वित्त आयोग, राइट आएगा ऑप्शन नंबर डी। वित्त आयोग का देखिए वित्त आयोग का जो नियुक्ति है वो संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत होता है? तो अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग के प्रावधान के बारे में बताया गया है। अगला क्वेश्चन है संघात्मक शासन व्यवस्था को सर्वप्रथम किस देश ने अपनाया था? तो देखिए राइट आंसर होगा कनाडा ने। और याद रखना भारत में जो संघीय स्वरूप है वो कनाडा के संविधान से ही लिया गया है। अगला क्वेश्चन है भारत का संविधान भारत को कैसे वर्णित करता है? तो देखिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए राज्यों का संघ यानी यूनियन ऑफ स्टेट्स। यह धन विधेयक है, इसका निर्णय कौन करता है? तो देखिए
यह धन विधेयक है, इसका निर्णय कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष यानी स्पीकर। नेक्स्ट है प्रथम लोकसभा अध्यक्ष या स्पीकर जिसके खिलाफ लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, वे कौन थे? तो देखिए याद रखिएगा के.एस. हेगड़े, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? साथियों याद रखिएगा लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा अनंत सैनम अयंगर, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन लोकसभा का नेतृत्व करता है? तो देखिए लोकसभा का नेतृत्व कौन करता है? भारत के प्रधानमंत्री, राइट आएगा ऑप्शन नंबर सी। संघीय मंत्री परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो ध्यान दीजिएगा साथियों, संघीय मंत्री परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो देखिए राइट आंसर होगा प्रधानमंत्री, और इनकी नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 75 के तहत की जाती है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया। साथियों क्वेश्चंस आपको बिल्कुल फास्ट करवा रहे हैं ताकि जो है आप कम समय में सारे क्वेश्चंस पढ़ सको। देखिए किस प्रधानमंत्री ने एक बार पद से हटने के पश्चात दोबारा पद संभाला था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है। तो याद रखिए इंदिरा गांधी जी ने, जो कि भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। अगला है सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने वाले व्यक्ति कौन है? तो देखिए सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री कौन बने थे? तो राजीव गांधी, ऑप्शन नंबर ए। भारत का संविधान मान्यता प्रदान करता है किसको? तो याद रखिएगा भारत का संविधान जो है धार्मिक एवं भाषाई अल्पसंख्यकों को मान्यता प्रदान करता है, बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन सा सही नहीं है? तो देखिए प्रांतीय समूहीकरण, ये तो बिल्कुल सही है। संविधान निर्माण का अधिकार, ये भी सही है। और भारतीय सदस्यों वाला अंतरिम मंत्रिमंडल, ये भी सही है। लेकिन पाकिस्तान की स्वीकृति, ये कैबिनेट मिशन योजना का विषय नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला है भारत को, देखिए भारतीय को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किस नाम से जानी जाती है? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा माउंटबेटन योजना साथियों, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है मार्लेमिंटो सुधार का उद्देश्य क्या था? तो देखिए मार्लेमिंटो सुधार बिल जो कि 1909 में पारित हुआ था, और इसका उद्देश्य था पृथक निर्वाचन प्रणाली, एक अलग निर्वाचन प्रणाली, याद रखना, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो देखिए संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, याद रखिए, और अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। अगला क्वेश्चन है किस वाद ने संसद को मौलिक अधिकार में संशोधन का अधिकार दिया? तो देखिए इसका राइट आंसर होगा केशवानंद भारती वाद ने, केशवानंद भारती वाद। मौलिक अधिकार जो कि अमेरिका के संविधान से लिया गया है, जिसका प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 में किया गया है, याद रखिएगा साथियों। ठीक है, चलिए आज का अगला क्वेश्चन है भारतीय, देखिए संविधान के अंतर्गत बंदी प्रत्यक्षीकरण समादेश जारी करने का अधिकार किसमें निहित है? तो याद रखिएगा करेक्ट आंसर होगा उच्च तथा उच्चतम न्यायालय, दोनों को ही करेक्ट है, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है? तो देखिए स्वतंत्रता का अधिकार, समता का अधिकार, ये तो मूल अधिकार नहीं है। संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार नहीं है, पहले मूल अधिकार था, लेकिन इसको 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के तहत समाप्त कर दिया गया था और वैधानिक अधिकार बना दिया गया था। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? तो राइट है अनुच्छेद 36 से 51, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया साथियों। अगला क्वेश्चन है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निम्नलिखित में से किन किन प्रकार के सिद्धांत अंतर्निहित है? तो देखिएगा याद रखना है, देखिए आर्थिक सिद्धांत, प्रशासनिक सिद्धांत और सामाजिक सिद्धांत, ये सभी, ऑप्शन नंबर डी। भारत में संघ राज्यों का प्रशासन होता है किसके द्वारा? तो देखिए भारत में संघ राज्यों का जो प्रशासन होता है वो साथियों भारत के राष्ट्रपति के द्वारा होता है। भारत के संपरीक्षा एवं लेखा प्रणालियों का प्रधान कौन होता है? तो देखिएगा भारत के संपरीक्षा एवं लेखा प्रणालियों का प्रधान होता है भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, यानी कैग। मैंने अभी बताया कि कैग से रिलेटेड जो अनुच्छेद है वह साथियों 148 में नियुक्ति और 151 तक कैग के बारे में ही बताया गया है। अगला क्वेश्चन है लेखा परीक्षण का मुख्य उद्देश्य किसके व्यय पर नियंत्रण करना होता है? तो याद रखिएगा लेखा परीक्षण का मुख्य उद्देश्य जो है वो कार्यपालिका, याद रखिए, कार्यपालिका के व्यय पर नियंत्रण करना होता है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? अभी आपको मैंने बताया था साथियों कि अनुच्छेद 148 में, ऑप्शन नंबर सी राइट है। अगला है संयुक्त प्रवर समिति के संयुक्त प्रवर समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो याद रखिएगा संयुक्त प्रवर समिति में कुल मिलाकर 45 सदस्य होते हैं, ऑप्शन नंबर सी।
सार्वजनिक लोक लेखा समिति में राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं? तो देखिए राइट आंसर हो जाएगा साथियों 7 सदस्य, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए। प्राक्कलन समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो देखिए प्राक्कलन समिति में कुल मिलाकर 30 सदस्य होते हैं, ऑप्शन नंबर सी। भारत में संसदीय समिति प्रणाली की शुरुआत निम्नलिखित में से किसकी सिफारिश पर किया गया? तो याद रखिएगा संसद की नियम समिति के द्वारा। देखिए भारत में संसदीय समिति प्रणाली की शुरुआत निम्नलिखित में से किसकी सिफारिश पर किया गया था? तो याद रखिए संसद की नियम समिति के द्वारा। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस भाग में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है? तो देखिए आपको याद रखना है साथियों भाग 5 में, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी? तो देखिए करेक्ट आंसर होगा रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा। अगला है प्राक्कलन समिति के सदस्य जो होते हैं वो किसके द्वारा चुने जाते हैं? तो याद रखिए प्राक्कलन समिति के सदस्य जो होते हैं वो केवल लोकसभा से ही चुने जाते हैं, तो राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए लोकसभा से। और अभी मैंने बताया आपको कि प्राक्कलन समिति में कुल 30 सदस्य होते हैं। नेक्स्ट है भारत में नई संसदीय समिति प्रणाली की शुरुआत कब हुई? तो देखिए भारत में नई संसदीय समिति प्रणाली की शुरुआत कब हुई थी? तो साथियों याद रखिएगा 1991 ईस्वी में। निम्नलिखित में से कौन स्थायी समिति है? तो देखिए इनमें से ये सभी प्राक्कलन समिति, लोक लेखा समिति और नियम समिति, ये तीनों स्थायी समिति हैं, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति किस देश की न्याय प्रणाली से प्रेरित है? तो देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा साथियों फ्रांस की, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है जनहित याचिका दायर की जा सकती है कहाँ? तो याद रखिए जनहित याचिका जो है ये उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय दोनों में ही जारी की जा सकती है, ऑप्शन नंबर सी राइट है। सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो याद रखिएगा सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे हीरालाल जे कानिया, ऑप्शन नंबर बी। डोगरी भाषा किस राज्य में बोली जाती है? तो याद रखिए डोगरी भाषा जो है ये जम्मू कश्मीर में बोली जाती है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में राष्ट्रपति अध्यादेश जारी नहीं कर सकता है? तो याद रखिएगा साथियों जब दोनों सत्र में हो, यानी देखिए जब राज्यसभा और लोकसभा दोनों ही सत्र में हो तब जो है राष्ट्रपति अध्यादेश जारी नहीं कर सकता है, याद रखना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। और देखिए संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकते हैं? तो याद रखना अनुच्छेद 123 के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन मौलिक अधिकार नहीं है? तो देखिए काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है साथियों। बोलने का अधिकार, व्यवसाय का अधिकार, धर्म का अधिकार, ये तीनों मौलिक अधिकार हैं, लेकिन हड़ताल पर जाने का अधिकार ये फंडामेंटल राइट्स यानी मूल अधिकार या मौलिक अधिकार नहीं है। तो राइट आएगा ऑप्शन नंबर सी। भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान है? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा साथियों भाग 9 में, ऑप्शन नंबर डी। मंत्रिपरिषद किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो याद रखिएगा मंत्रिपरिषद जो है वो निजी उत्तरदायित्व सिद्धांत और सामूहिक उत्तरदायित्व सिद्धांत उपयुक्त दोनों पर ही कार्य करती है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। किसके अंतर्गत कलकत्ता, मद्रास एवं बम्बई के उच्च न्यायालय स्थापित किए गए हैं? तो देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, याद रखना भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 के तहत, ऑप्शन नंबर बी। अगला है भारतीय या संविधान का अनुच्छेद 312 किससे संबंधित है? तो याद रखिए अखिल भारतीय सेवाओं से, है ना। अनुच्छेद 312 का संबंध किससे है? तो अखिल भारतीय सेवाओं से। ब्रिटिश परंपराओं के अनुरूप किस लोकसभा अध्यक्ष ने सर्वप्रथम अपने दल की सदस्यता त्याग दी थी? तो देखिए काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा नीलम संजीव रेड्डी, ऑप्शन नंबर बी। अगला है प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो देखिए प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो काका कालेलकर, याद रखना ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है देखिए अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो देखिए अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष की जो नियुक्ति है वो किसके द्वारा की जाती है? तो राष्ट्रपति के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए। लोकसभा का विरोधी दल के पहले मान्यता प्राप्त नेता कौन थे? तो याद रखिएगा लोकसभा के विरोधी दल के पहले मान्यता प्राप्त नेता थे राम सुभग सिंह जी, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सा एक वित्त आयोग का कार्य नहीं है? तो याद रखिए इनमें से कौन सा एक वित्त आयोग का कार्य नहीं है? तो देखिए आयकर विभाजन ये तो वित्त आयोग का कार्य है, उत्पाद शुल्क का विभाजन ये भी है और सहायतार्थ अनुदान ये भी है, लेकिन व्यापार कर का विभाजन ये जो है वित्त आयोग का कार्य नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला है किस संसदीय समिति को प्राक्कलन समिति की जुड़वा वाहन कहा जाता है? तो साथियों याद रखिएगा सभी साथी लोक सेवा समिति को, ऑप्शन नंबर डी।
अगला है भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची का संबंध किससे है? तो देखिए भारतीय संविधान में टोटल 12 अनुसूचियां हैं, उसमें से तीसरे नंबर का जो अनुसूची है इसका संबंध किससे है पूछा गया है। तो याद रखिए शपथ तथा प्रतिज्ञान से, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? तो याद रखिएगा, देखिए लक्षद्वीप, दमनदीप, पुडुचेरी, ये तो तीनों ही केंद्र शासित प्रदेश है, लेकिन मिजोरम ये भारत का एक पूर्वोत्तर राज्य है। अगला क्वेश्चन है प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त होते समय निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा का सदस्य था? तो देखिए प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त होते समय निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा का सदस्य था? तो साथियों याद रखिएगा, देखिए इंदिरा गांधी, इंद्र कुमार गुलजार और मनमोहन सिंह, उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी। अगला है राज्य सूची का विषय इनमें से कौन सा है? तो देखिए साथियों इनमें से कौन सा राज्य सूची का विषय है? तो न्याय, ऑप्शन नंबर ए। बाकी श्रमिक संघ, परिवार नियोजन, निवारक विरोधक ये सभी संघ सूची का विषय है, लेकिन न्याय जो है ये राज्य सूची का विषय है। चलिएगा आज का अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए अभी और भी 11 क्वेश्चन है क्लास में। तो सामाजिक सुरक्षा एवं सामाजिक बीमा ये किसका विषय है? तो सामाजिक सुरक्षा एवं सामाजिक बीमा जो है ये साथियों संवर्ती सूची का विषय है। याद रखिएगा संवर्ती सूची जो है भारतीय संविधान में किस देश के संविधान से लिया गया है? तो साथियों सभी साथी याद रखिएगा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, ऑस्ट्रेलिया है ना। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची परिवर्धित है, मतलब कि देखिए भारतीय संविधान में ये जो 9वीं अनुसूची है इसको कब जोड़ा गया था, किस संशोधन से? तो याद रखिएगा प्रथम संशोधन से, है ना, पहली संविधान संशोधन से, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर किस क्रांति का प्रभाव नहीं झलकता है? तो देखिए फ्रांसीसी क्रांति, अमेरिकी क्रांति और बोल्शेविक क्रांति, इन तीनों क्रांति का प्रभाव तो भारतीय संविधान में देखने को मिलता है, लेकिन चीनी क्रांति का नहीं। राइट आएगा ऑप्शन नंबर डी। भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? तो देखिए राइट आंसर आएगा B.R. अम्बेडकर जी को, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किया था? तो याद रखिएगा साथियों 284, ऑप्शन नंबर बी। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है? तो देखिए संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल मिलाकर 22 भाषाएं शामिल हैं, उसमें से संस्कृत, कश्मीरी, नेपाली ये तो है, लेकिन फारसी नहीं है। ऑप्शन नंबर ए फारसी राइट है। अपृश्यता उन्मूलन किस अनुच्छेद से संबंधित है? अपृश्यता यानी छुआछूत। तो देखिए अपृश्यता को किस अनुच्छेद में समाप्त कर दिया गया था? तो याद रखिएगा अनुच्छेद 17 में, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, याद रखिएगा अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत किया गया है, ये भी याद रखना। चलिए अगला क्वेश्चन है भारतीय संसद के ऊपरी सदन को किस नाम से जाना जाता है? तो देखिए राइट आंसर होगा राज्यसभा के नाम से। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा किसकी अध्यक्षता में हुई थी? तो देखिए संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, जिन्होंने शुरुआत यानी पहले दिन की अध्यक्षता की थी संविधान सभा की। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 किससे संबंधित है? तो याद रखिएगा साथियों अनुच्छेद 19 जो है ये भाषण की स्वतंत्रता से संबंधित है। और देखिए अनुच्छेद जो है आपका 19 का 1, इसमें प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है। अगला क्वेश्चन है ब्रिटिश ने किस वर्ष में भारत की संविधान सभा को बनाने हेतु मांग को स्वीकार कर लिया था? देखिए भारत ने ब्रिटिश सरकार से ये मांग की थी कि हम भी संविधान बनाएंगे, और इसको स्वीकृति ब्रिटिश ने कब दी थी या ब्रिटेन ने कब दी थी? तो 1940 में, याद रखना ऑप्शन नंबर सी। आज का अगला क्वेश्चन है और आज के क्लास का अंतिम क्वेश्चन भी है। तो देखिए यूपीएससी के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती है? तो देखिए यूपीएससी के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती है? तो याद रखिए अनुच्छेद 317 के अंतर्गत, ऑप्शन नंबर बी। तो साथियों आज का क्लास तो खत्म हो गया। अब आप सभी साथी जो है इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट कर दीजिए, जो मैंने आपसे स्टार्टिंग में ही पूछा था कि मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, और आपको आज का क्लास कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए। क्लास को लाइक कर दीजिएगा, अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। चैनल के अंदर आपको साथियों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लासेस मिल जाएंगे। संविधान के टॉप 500 क्वेश्चन का भी वीडियो मिल जाएगा, और महत्वपूर्ण अनुच्छेद, संविधान संशोधन, बाकी और भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, स्टैटिक जीके के, भूगोल के, सब कुछ आपको मिल जाएंगे चैनल के अंदर, जाकर देख लीजिए। ठीक है, और डेली जो है क्लासेस अपलोड हो ही रही हैं, और बहुत ही जल्दी आपको एक 1000 जीके का क्वेश्चन का वीडियो आपको प्रोवाइड करवाएंगे, जिसमें लुसेंट जीके का संपूर्ण निचोड़ करेंगे, टॉप 1000 जीके क्वेश्चन। तो उस क्लास को आप लोग जरूर देख लेना। अभी इस क्लास को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद साथियों, वंदे मातरम।